अस्सलाम वालेकुम। सीरियत में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं मौसम की सूरत हाल के साथ। आज के रोज़ की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर फैसलाबाद शहर में 26 डिग्री रहेगा और कम से कम 8 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की तो 3 है, मॉडरेट है, ना ज्यादा है ना कम है कंपैरेटिवली। लेकिन दोपहर को 4 बजे तक लाजमी तौर पे सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। हवा इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत ही ड्राई वेदर है। इवन तो हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, जब मैं रास्ते में आ रही थी तब उस वक्त हवा जरूर चल रही थी, लेकिन ड्राई सा मौसम है। साथ ही विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 4 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। लेकिन ऑफकोर्स 4 किलोमीटर इज प्रीटी गुड, लेकिन कहीं भी ट्रैवल करें एक्स्ट्रा टाइम रखें। और अगर कहीं पे जल्दी है जाने की, कहीं पर फंस जाते हैं, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो जल्दबाजी मत करें, कॉल करके बता दें, लेट हो जाएंगे। लेट पहुंचने की कोई बात नहीं होती, लेकिन ना तो अपना ना किसी और का नुकसान ना करें। इसी के साथ साथ हर दिन का आगाज एक अच्छे पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद में, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम ये है कि क़यामत के दिन, जिस दिन ये तक़सीम होगी कि या तो ये शख्स बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा, या बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा। उलमा ने बदबख्त की 5 अलामतें नकल की हैं, इसी तरह खुशबख्त की भी 5 अलामतें नकल की हैं। बदबख्त की पहली अलामत, हमें कैसे पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता कहीं हम बदबख्त लोगों में से तो नहीं हैं। तो पहली अलामत बदनसीब की है क़सावतुल क़ल्ब, जिसका दिल बड़ा सख्त हो जाए, अल्लाह का जिक्र भी उसके सामने किया जाए, जहन्नम का जिक्र भी किया जाए, वो टस से मस ना होता हो, गुनाह कर कर के उसका दिल इतना सख्त हो जाए, ये आदमी समझ ले कि ये अल्लाह के यहाँ बदनसीब इंसानों में से है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लोग हैं तो बड़ी ही अफसोस की बात है कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। लेकिन हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपनी पुलिस फोर्स को, जहां पर सख्त से सख्त कानून का एक्शन लिया जा रहा है इन मुल्ज़िमान के खिलाफ, और बड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ इनको पकड़ने की कोशिश की गई है। बिकॉज आपको अगर याद हो, जब ये फायरिंग हुई थी तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि किसकी तरफ से की गई है, और मुल्ज़िमान को पकड़ना एक बहुत बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं एक दफ़ा फिर अपनी पुलिस फोर्स का, उनके हार्ड वर्क और उनकी मेहनत के लिए कि वो डेफिनेटली कर पाए हैं। तो लेकिन साथ ही ऑफकोर्स पता है, आपको पता है कि जब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ हम जा रहे थे तो हाशिर से मैं एक सवाल पूछ रही थी, लेकिन मुझे इंटरप्ट करना पड़ गया था आपको, सॉरी हाशिर, बिकॉज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जरूरी है। आपको पता है कि अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी ही जरूरी खबर है, अहम खबर है, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना जरूरी है, स्पेशली जब हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को अटैक किया जाता है, कितना खतरनाक होता है और क्या असर पड़ता है बाकी लोगों पर? इसका अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो आज से तकरीबन 1.5 माह पहले ये फायरिंग हुई थी, और 1.5 माह के बाद कोई भी बड़ा आर्टिस्ट जो है जो फैसलाबाद के बाहर का था वो फैसलाबाद के अंदर नहीं आया। उसकी बेसिकली यही वजह थी कि वो सारे लोग जो हैं वो डर गए थे। अब ये जो खबर है, ये जो लोग स्पेशली स्टेज आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा जो लोग स्टेज शो जो है देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अब जाहिर सी बात है मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, तो जो आर्टिस्ट डर के नहीं थे आ रहे वो भी अब दोबारा फैसलाबाद का रुख करेंगे। तो इससे ये भी एक उम्मीद दोबारा से ही बहाल हो गया कि वो इसमें अब लोग कम सदा पर आना शुरू हो गए थे, बहुत कम लोग होते थे जो ड्रामा देखने आते थे। उसकी एक वजह जाहिर सी बात है ये भी थी कि कोई बड़ी कास्ट नहीं थी आ रही। फैसलाबाद के भी बड़े अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन वो उनको वो नहीं दिया जाता, वो अपने घर के हैं, शायद इस वजह से उनका वो वजन नहीं बनता या उनको वो इज्जत नहीं दी जाती। तो बाहर के जब लोग आते थे, ये फायरिंग से पहले कि अगर हम 1-2 ड्रामों की बात करें तो उसमें इफ्तार ठाकर आया, आगा माजिद आया, सलीम अरबेला आया,
इसके अलावा दीगर जो बड़े बड़े कमेडियन है वो फैसलाबाद के अंदर आए, लेकिन फायरिंग के वाक़े बाद कोई एक बड़ा भी जो कमेडियन है वो नहीं था आया। लेकिन अब इससे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपके साथ ही मैंने सुनी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब बड़े जो कमेडियन है वो दोबारा से फैसलाबाद के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और थिएटर की उनके जो 1-1.5-2 माह से थोड़ी सी मदम थी वो दोबारा फिर रूल पर जो है वो जाएंगे। हाशिर, स्पेशली अगर हम स्टेज ड्रामास के हवाले से बात करें, इस वक्त करंटली फैसलाबाद में क्या सिनेरियो है? क्या फैमिलीज जाते हुए नजर आती हैं? और स्पेशली एक तो ये डर और खौफ की वजह से जरा थोड़ा सा एक हर्डल पैदा हो गया था, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई चीजें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है? अब आगे जो फैमिलीज हैं वो दोबारा आना शुरू हुई हैं स्टेज की तरफ, लेकिन गुज़िश्ता अगर हम 5 से 10 साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा गैप था। जो फैमिलीज थी वो स्टेज ड्रामा से जो मुकम्मल तौर पर है वो दूर हो गई, सिनेमा से स्टेज ड्रामा से मुकम्मल तौर पर जो दूर हो गई। अभी 2 साल पहले जिस तरह कोरोना था और अभी भी कुछ है सुपीस, लेकिन उसकी वजह से भी कुछ इशू बना। लेकिन ये हकीकत है कि जो लोग थे या जो स्पेशली फैमिलीज थी वो कोरोना से पहले ही जो थिएटर है उसका रुख करना छोड़ गई थी। लेकिन अब जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि 3-4 इस तरह के ड्रामे जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है जो फैमिलीज हैं वो दोबारा रुख करेंगी। उसकी वजह यह है कि उसमें जो लेसन दिया जा रहा है वो हमारे घर की कहानी है, हमारी जो सोसाइटी है उसकी कहानी है। जिस तरह अभी चल रहा है, अगर आज की बात करें तो फैसलाबाद में से चल रहा है जहेज के हवाले से कि किस तरह जो जहेज है उसकी वजह से जो माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, बेटियां जो हैं वो घरों में बूढ़ी हो रही हैं। तो ये हमारे माशरे की कहानी है। इससे पहले एक ड्रामा लगाया गया मंशियात के हवाले से कि जो नौजवान है उनकी जिंदगियां जो है वो किस तरह तबाह हो रही हैं, या जो नशा है वो किस तरह सोसाइटल इश्यूज पे हम फोकस करें। तो इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह अभी फैमिलीज कम है, तो अगर इस तरह के ड्रामे कंटिन्यू चलते रहे तो जो फैमिलीज हैं वो दोबारा स्टेज का जो है वो रुख करेंगे और ड्रामा से एंजॉय करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जब हमारी सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, जो इश्यूज हम अपने घरों में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब उनको एड्रेस किया जाता है। ड्रग्स के हवाले से आपने बात की, अगेन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं हाशिर जो कि हमारे इंडस्ट्री में या स्टेज ड्रामों के थ्रू एड्रेस हो सकते हैं? इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो अगर माशरे की अगर 2 ही इस वक्त जो स्पेशली नौजवान जो लड़के हैं उनका मंशियात का इशू है और जो लड़कियां उनका जहेज का इशू है। तो ये है, यहाँ पर मैं एक और बताता चलूँ, पिछले दिन एक और ड्रामा लगाया था, उसमें बेसिकली एक मियाँ बीवी की कहानी दिखाई गई थी और उस सामन को दिखाया गया था कि जो दूसरों की बीवी पर जो है वो जुल्म करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे माशरे में इशू है, तो इस पर भी ड्रामा दिखाया गया। इस तरह और दीगर इशू हैं, जिस तरह स्पेशली खवातीन है वो मर्दों पर इल्ज़ाम लगा देती हैं, किसी की बात नहीं सुनती, किसी दूसरी औरत की बात सुन के अपनी हमद पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे घरेलू भी इशू हैं, सोसाइटी के भी इशू हैं, जिन पर ड्रामा जो है वो प्रोड्यूस किया जाए तो फैमिलीज भी आएंगी और इसके साथ साथ इन ड्रामे को ऊपर भी है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हर बंदे को ये अपनी कहानी लगेगी। अगर कोई बंदा देख रहा है, मर्द देख रहा है तो उसको अपनी लगेगी, औरत देख रही है तो उसकी अपनी ये स्टोरी लगेगी उसको। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है हमेशा जब हम बात करते हैं मीडिया की या किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म्स की, बिकॉज आप रिलेट कर पाते हैं, स्पेशली जब आपके मुल्क के होते हैं। बिकॉज हाशिर, आई रिमेंबर कि जब हम बड़े हो रहे थे, जिस टाइम पर, आज से अगर मैं 15 years back if I go, तो हमेशा आप और कंट्रीज के ड्रामे देखते थे, आपके पास अपना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, और अब इतनी खुशी महसूस होती है जब आप रिलेटेबल कंटेंट देख पाते हो कि मेरी अम्मी ऐसे बात करती हैं, क्योंकि या फिर मेरी तो बहन भी इसी तरह बोलती है, या उसने इस तरह से बात की, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। ये बड़ा फैक्टर जरूरी होता है, क्योंकि अपनी स्टोरी लग रही होती है ना, जो सामने चल रहा होता है, या अपनी लग रही होती है या अपने हमसायों की लग रही होती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो बंदा देखता है। और आज से जिस तरह आपने बात की 15 साल पहले या 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी, हमारे पास पाकिस्तान का कोई ऐसा मवाद नहीं था जिससे बंदा देखे कि हाँ ये इस तरह हमारे माशरे में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। लेकिन अब जो है ये सिलसिला शुरू हो गया और उम्मीद की जा रही है इसके बाद ये जो स्पेशली थिएटर है इसकी ये जो दोबारा अरूज पर जाएगा। अगर ये सिलसिला कंटिन्यू तरीके से इस तरह जारी रहा, अच्छे अच्छे हमारी जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उन पर ड्रामे बने या बने, तो उम्मीद यही है कि दोबारा थिएटर जो है वो अरूज पाएगा। एंड ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स के हवाले से आई थिंक ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी भी प्रोजेक्ट का पर्पस ये होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में वो पहुंचा सकते हो। स्क्रिप्ट्स के हवाले से कोई इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है? जाहिर सी बात है, अगर ड्रामे अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट पर जो है वो काम हो रहा है। लेकिन इसमें अभी आपको जो सीरियस ड्रामे हैं या इस तरह के जो ड्रामे हैं जिनमें कोई लेसन दिया जा रहा है माशरे के किसी सीरियस इशू पर, तो जो लोग हैं स्पेशली जो नौजवान हैं वो जरा इसको ना कम देखते हैं फिर ऐसे ड्रामे को। तो फिर इस वजह से अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है कि एक बेहतरी की तरफ लाया जाए, लेकिन अचानक से जो स्क्रिप्ट है वो एक बेहतरी की तरफ लाया जाए या सीरियसपन की तरफ वो आ गया तो फिर जो नौजवान है स्पेशली उनका वो जो इंटरेस्ट है वो इस तरह डेवलप नहीं होगा उस तरह नए ड्रामों में। तो इस तरह कोशिश की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा जो ट्रेंड है इसको चेंज किया जाए। तो जाहिर बात है ट्रेंड चेंज करने में 4 से 5 साल तो कम से कम जो है वो लगेंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, थोड़ी सी रफ्तार इसकी जो है वो बढ़ानी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर स्क्रिप्ट्स के हवाले से बात करें, इस तरह के जब सोशल इश्यूज की हम बात करते हैं, नौजवान नस्ल को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह के स्क्रिप्ट्स होने चाहिए?
इसको स्पेशली अगर तो यही है कि नौजवान जो नस्ल है उसका इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप किया जाए कि जो ड्रामा हो रहा है उसमें जो लेसन दिया जा रहा है वो नौजवान नस्ल को लगे कि ये हमारे लिए है। जिस तरह अभी मैंने आपको 3-4 ड्रामों का बताया तो उसमें हर जो नौजवान है उसको यही लगेगा कि हमारे माशरे की कहानी है। तो इस तरह की अगर कंटेंट जो है वो और प्रोड्यूस की जाए, अगर स्पेशली अगर आजकल के नौजवानों की बात करें तो उनकी डिग्रियों की कोई अहमियत है, नौजवान समझते हैं नौकरियों की कोई अहमियत नहीं है, नौकरियां मिल नहीं रही, या इसके अलावा जो डिग्री हासिल कर ली है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इस तरह के कोई बनाए जाए ताकि जो नौजवान है उनको हौसला मिले कि अगर एक दफ़ा जॉब नहीं मिल रही दोबारा से अप्लाई करें, या नंबर अच्छे नहीं आए तो बाद में दोबारा मेहनत करके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो नौजवानों के लिए मेरे ख्याल में इस तरह के स्क्रिप्ट जो है वो एक दफ़ा बनाए जाएँ तो उम्मीद है कि नौजवान ऐसे स्क्रिप्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको फिर ये वही बात आ जाएगी कि उनको ये अपनी स्टोरी लगेगी कि मेरे साथ भी इस तरह परेशानी होती है, मैं भी इस तरह इंटरव्यू देने गया था, मुझे जॉब नहीं मिली, या मेरे भी इसी तरह नंबर जो है वो कम आए थे। हाँ, एंड ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने एस्पेक्ट जो है हाईलाइट किया, बिकॉज आजकल यही जिंदगी है नौजवानों की। और आई थिंक यूनिवर्सिटी के बाद सब कहते हैं बस आप पढ़ाई कर लें और सब मसले हल हो जाएंगे, और फिर पता चलता है कि अभी तो जिंदगी शुरू हुई है एक्चुअल में। और मजीद भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम हाशिर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्टेज ड्रामास और आर्टिस्ट के हवाले से बात करें। फैसलाबाद शहर की बात करें तो जहां पर एक तरफ कंटेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन इतने वक्त के बाद इंडस्ट्री को रिवाइव करने में 100% एफर्ट्स के हमारे कामयाब हो रहे हैं। स्पेशली आर्टिस्ट जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो जिनका रोजगार इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्या उनको उस तरह से पे किया जाता है, क्या उनको वक्त पे पे किया जाता है? इस हवाले से मैं जरूर बात करना चाहती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर्टिस्ट के बगैर नहीं चल सकती है। हाशिर, आर्टिस्ट के हवाले से बताएं, क्या सूरत हाल है उनके, क्या उनके मसाइल के बारे में कुछ किया जा रहा है? अगर मसाइल की बात करें तो गुज़िश्ता अगर फिर 2 सालों की बात करें जब से कोरोना है, तो उस दौरान तो आपको पता है थिएटर बंद थे और कोई भी जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही थी। तो उस दौरान जाहिर सी बात है जो आर्टिस्ट है वो कोई और काम भी नहीं था कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से इनको एक स्पोर्ट्स फंड के नाम से जो है इनको वो कुछ इमदाद जो है वो की जाती है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वही लोग जो हमें हंसाते हैं, हमारे चेहरों पर खुशियाँ लेके आते हैं, उनको तकरीबन 6 माह या 5 माह के वो 1 माह के जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं। अभी हालिया दिनों में उनको उसी फंड में से 15-15 हज़ार रुपया फी आर्टिस्ट दिया गया, लेकिन वो भी जो 6 माह पहले गुजर चुके हैं वो वाले जो पैसे हैं उनको मिले हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट की अगर बात करें तो इसकी एक वजह यह भी है कि अगर इस तरह गवर्नमेंट अगर करेगी, उनको वक्त पर फंड नहीं देगी, जिस तरह आपको बताया कि 6 माह बाद 15 हज़ार रुपया मिलेगा, तो उसमें वो अपना गुजारा जो है वो कैसा करेंगे, या जब थिएटर बंद होंगे, काम बंद होगा, तो 15 हज़ार में कैसे 6 माह के लिए अपनी जो फैमिली है उसको चलाएंगे। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि जो टैलेंट है फैसलाबाद का वो भी ज़ाया हो सकता है, कि जाहिर बात है अगर उसको गवर्नमेंट की जाने से इमदाद नहीं की जा रही है 6 माह बाद या 5 माह बाद 15 हज़ार रुपया उसको दिया जा रहा है, तो उससे उसका कोई काम तो बनेगा नहीं। हाशिर, मैं चाहती हूँ सिर्फ इतना बताइएगा, कितने पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिस्ट फंड इसको नाम दिया गया था, जी जी। कितने दिए जाने थे और कितने आर्टिस्ट को मिले हैं, कितने को नहीं मिले? सिर्फ अगर आप ये 2 चीजें बताएं और उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं जो पिछली लिस्ट थी, क्योंकि हर साल जो लिस्ट है वो अपडेट होती है, तो पिछली लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें तकरीबन 350 के लगभग फैसलाबाद के जो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट हैं वो है, और इनको हर माह जो है किसी को 15 हज़ार मिलना था, किसी को 20 हज़ार मिलना था। उसकी वजह यह है कि जो उम्र है उसकी डिवीजन की गई, 8 डिवीजन की गई, हर महीने 15,000 रुपया 15,000 ठीक हो गया। और 350 आर्टिस्ट आपने मेंशन किए। हमारे साथ लाइन पे गामा बीए आर्टिस्ट मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि क्या ये आर्टिस्ट फंड के जो पैसे थे उनको मिले हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए फातिमा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली आज हम आर्टिस्ट के मसाइल के हवाले से बात करें। गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिस्ट फंड अनाउंसमेंट की गई थी, हर महीने 15 हज़ार रुपए आर्टिस्ट को मिलना था। बताइएगा क्या आपको ये फंड मिल चुके हैं? जी जी नहीं, 15,000 रुपया नहीं था, 5,000 रुपया था। 5,000 रुपए? 5,000 उन्होंने बताया था। अच्छा। 5,000 के हिसाब से भी हमको कुछ नहीं मिलता। वो ऐसे 6 महीने के बाद अभी पिछले महीने में ना 15-15 हज़ार रुपया आ गया बैंक की रेट की। अच्छा, तो आपको 3 महीने के इकट्ठे 6 महीने बाद भेजे गए? जी 6 महीने के बाद जब उनको जा रहा था ना तुम्हें पैसे भेजने हैं तो वो भेज देते हैं, नहीं जा रहा था तो फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग जो फनकार है ना, जो 50 साल की उम्र के फनकार है, वो सब लोग
उनकी आस होती है कि भी पैसे आ रहे हैं। इस दफा कई आर्टिस्टों को पैसे आए ही नहीं, मैसेज ही नहीं आए। काफी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नई दरखास्तें दी हैं, जिनके एक साल भी काम होता है ना, उसको भी पैसे नहीं देते। जिसकी 49 साल उम्र होती है ना, 49 साल, उसको भी नहीं पैसे मिलते। जिसकी पूरी 50 होती है ना, उसको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं आपका गामा बीए, बिकॉज मुझे पता है कि ये बहुत ही डीप रूटेड इशू है आर्टिस्ट के साथ, और ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा ऑफ कोर्स स्टेज ड्रामास के हवाले से होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जमाना होता था कि लोग एक्चुअली में स्टेज ड्रामास देखा करते थे। इनफैक्ट इतनी पॉपुलैरिटी होती थी कि फुल फेम और स्टारडम आपको साथ मिलता था अगर आप किसी स्टेज ड्रामा के प्रोडक्शन में काम कर रहे होते थे या आप एज एन आर्टिस्ट वहां पे काम कर रहे होते थे। बड़ी अफसोसनाक बात है कि वक्त के साथ साथ जहां पर अब हम अपनी रिवाइवल की बात कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री के, अपने स्टेज ड्रामों के, अपनी फिल्मों के, अपने ड्रामों के, वहां पर आर्टिस्ट की सूरत हाल अभी तक बेहतर नहीं हो पाए हैं और जिनका रोजगार इस पर डिपेंड करता है उनका तो कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से पहले तो 5,000 रुपए में आज के जमाने में हाशिर आता ही क्या है, और वो भी 6 महीने के बाद आपको इकट्ठे जो है 3 माह के पैसे एक साथ भेज दिए जाएं, तो आई डोंट थिंक हाशिर दैट्स गुड इनफ। और स्पेशली पिछली दफा जब हमारे शो में डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल साहब मौजूद थे, उनसे भी इस इशू पर बात की गई थी, लेकिन उनका बयानिया जहां तक मेरी मेमोरी है जरा मुख्तलिफ था। लेकिन मैं कोई भी बात करना नहीं चाहती, हम कोशिश कर रहे हैं कि जाहिद इकबाल साहब को लाइन पे ले लें और वो खुद बयान कर सके कि उन्होंने तब क्या कहा था, और गामा बीए जो आर्टिस्ट है स्टेज ड्रामा पे परफॉर्म करते हैं वो उनका क्या कहना था। तो लाजमी तौर पे आई थिंक कोशिश की जा रही है, जैसे ही वो कॉल पर आएंगे तो उनसे लाजमी तौर पे इस पे क्लैरिफिकेशन हम लेने की कोशिश करेंगे। हाशिर, आपका क्या, अभी आपने गामा बीए की कॉल सुनी, बिल्कुल क्या महसूस करते हैं उनकी बात सुनकर? इसमें सबसे ज्यादा दुख यही होता है कि हमारा जो फैसलाबाद का जो टैलेंट है, जिस तरह अभी आपने बात की कि अभी हम वही बात कर रहे थे स्टेज ड्रामे के रिवाइवल की, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट की यही सूरत हाल रहेगी, अगर उसके साथ ऐसे ही होता रहेगा, तो फिर जाहिर बात है वो बजाय ये जो फन की दुनिया है उसको छोड़ के वो अपना कोई और रोजगार जो है तलाश करेगा, और इसका आज अगर अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो शोबिज़ इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि एक फनकार भी जो है वो भी इंडस्ट्री के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन इस तरह के, जिस तरह अभी इन्होंने अपना बताया कि यहाँ पर मैं एक और भी क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि बेसिकली 2 फंड दिए गए थे इनको। एक तो कोरोना के हवाले से था, जिसकी मैं आपको पहले बता रहा था कि 15,000 रुपया जो है वो 1 माह में मिलेगा, और इसके साथ साथ ये जो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट हैं उनको हर माह जो है वो 5,000 रुपया दिया जाता है। तो दोनों जो फंड्स हैं उनका इशू है, दोनों के बारे में ये अभी कन्फर्म नहीं है कि मुझे एक दफा दोबारा क्लैरिफाई कीजिएगा, 5,000 आर्टिस्ट फंड के 5,000 आर्टिस्ट फंड है। इसके साथ साथ कोरोना के दिनों में जिस तरह आगे मैं बात कर रहा था कि थिएटर बंद था, तो उस दौरान भी जो आर्टिस्ट हैं उनकी मदद की गई थी, वो 12,000 से लेकर 15,000 तक जो है वो रकम थी, वो दी जानी थी आर्टिस्टों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं मिली। बिल्कुल, जाहिद इकबाल साहब जो कि डायरेक्टर है फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब वो शो में आए थे तो उन्होंने डिफरेंट बात की थी शायद, लेकिन उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और ऑफ कोर्स आपको पता है आज का हमारा जो डिस्कशन है स्पेशली फोकस्ड है फैसलाबाद शहर के आर्टिस्ट के हवाले से। हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे गामा बीए से, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता है स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट है, कई दफा हमारे शो में भी वो आ चुके हैं। आर्टिस्ट फंड के हवाले से उनका कहना था कि पिछले 6 माह में उनको कोई भी फंड्स नहीं मिले थे, जिसके बाद अभी पिछले माह ही उनको 15,000 रुपए एक साथ जो है वो रिसीव हुए हैं, लेकिन 6 माह के बाद। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ इसमें जो लिस्ट सारी गई थी हमारी फैसलाबाद के हवाले से, 2 चीजें। एक तो आर्टिस्ट साहिबान से अभी टीवी पे लाइव भी कह रहा हूँ कि मिन्नतें कर करके इनको बुलाया है, और बहुत सारे मैंने प्रेस रिलीज दी, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए आपके टीवी चैनल पे, देन आई हैव अ रेडियो शो, जिनसे ये मैं चाह रहा था कि मेरे फैसलाबाद डिवीजन के जो है वो सारे आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हो जाए और उनके मैं नाम भिजवाऊं, लिस्टें भिजवाऊं। पैसे बिल्कुल इनको मिले हैं, मगर एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट, तकरीबन कोई 125 लोगों की, 130 लोगों की लिस्ट है, जो कि हेड ऑफिस से मैंने चेक किया। 1-2 मेरे पास लोग आए कि हमें पैसे नहीं मिले, तो वो एक लिस्ट है जो कि रिजेक्शन में डाली गई थी। उसमें कुछ सुकम है, मिलेंगे उन्हें भी, या तो जिनके अकाउंट डॉर्मेट हो चुके हुए थे वो लेट हुए हैं, या जिनके आईडी कार्ड गलत पंच हो गए थे वो जो है रह गए हैं पीछे, या इस तरह की छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जो एक छोटी सी लिस्ट में
उन लोगों को नहीं मिले, मगर वो तसल्ली रखें उनकी लिस्ट की जो चीजें हमारे पास आई थी कि इनके अकाउंट एक्टिव करवाएं, जो अकाउंट उन्होंने मेंशन किए थे या आईडी कार्ड के कुछ ऐसे हुक्म थे, तो हमने दूर करके दोबारा से अपडेटेड लिस्टेड वो कर दी है लिस्टें। तो आर्टिस्ट को बिल्कुल पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। गालिबन हमारे फैसलाबाद के तो बहुत ज्यादा लोगों को मिल गए, जिनको मैंने फोन करके भी कंफर्म किया गया जी आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। और जैसे ही पता चला एक दो मेरे पास एप्लीकेशन आई कि हमें नहीं मिले, तो देन आई माई रिसेप्शनिस्ट स्टार्ट कॉलिंग द पीपल, तो उनको मिले तो बहुत छोटी सी लिस्ट थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो दे रही है, लिस्टें बन चुकी हुई हैं, अभी इनकी शिकायत रहनी नहीं चाहिए। अगर 6 महीने बाद किसी को मिले हैं तो उसमें हो सकता है उसका अपना ही कसूर हो, क्योंकि एक डाटा बैंक जब एक डिपार्टमेंट के पास जाता है तो वंस एट ऑल सारी पेमेंट रिलीज होती है, और उसमें से अगर किसी को नहीं होती तो वो कोई ना कोई कमी पेशी जो है वो हमारे अपने एंड पे होती है, जिसको बाद में भी दूर कर लिया जाए। ये कहना कि कभी मिले नहीं है ये गलत होगा, और जो चीजें हमारे करने वाली हैं वो अपने डिवीजन के लेवल से पंजाब आर्ट्स काउंसिल कर रही है, लिस्टें मुरतब कर रही है, इनसे डाटा ले रही है, और अभी और भी स्कीमें आने वाली हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल। जाहिद इकबाल साहब, मैं यहाँ पे आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, अगर किसी को ये नहीं मिल पाए हैं आर्टिस्ट फंड के पैसे, तो एक तो वो कहाँ पे राब्ता कर सकते हैं, कंप्लेंट कहाँ पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, एक सिंपल सादा पेपर पे एप्लीकेशन दे दें, आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच कर दें, और अपने बैंक की डिटेल दे देंगे, कौन सा अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ था अपने बैंक से, उससे पहले भी चेक करने। बस ज़ाहिर है कि हम पूरी यहाँ टीम मौजूद है, गाइडलाइन देती है उसको कि क्या अकाउंट तो डॉर्मेंट हो गया हुआ, क्योंकि जैसे ही वन सेट ऑल पंच करेंगे अकाउंट में पैसे इनके नहीं होंगे, बंद हो चुका है, तो वो भी बाउंस बैक कर देगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, एक सादा एप्लीकेशन दे दें, आर्ट्स काउंसिल में दे दें, मुझे यहाँ अगर मेरे डिवीजन के हैं तो यहाँ पे दे दें, अगर कोई लाहौर से बोल रहा है या कोई और आपके पास ऐसी कॉल्स आती हैं तो डायरेक्ट देम टू द रिस्पेक्टिव काउंसिल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल, या जो जिस इलाके में रहते हैं वहां पे एक एप्लीकेशन दे दे, तो उसको वो दूर कर देंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करके पैसे उनको मिल जाएंगे। बिल्कुल। और कितना अरसा लगेगा इन मसाइल को हल होने में, ये भी जरूर बताइएगा। गालिबन ये 3 से 4 माह तो जरूर लग जाते हैं जी, क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट में से हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम लिस्टें देखते हैं, वहां से रिफाइन होकर आती हैं, जैसे लिस्टें भी बाउंस बैक होकर आई हैं, हमने उनको सीधा करके भेजा है, जो जो चीजें थी वो पूरी करके भेजी, तो देन इज ट्रेवलिंग अगेन ऑन द सेम राउट। तो टाइम तो लगता है, मगर जाहिर बात है कि एक 2-3 महीने तो लग सकते हैं इसमें। बिल्कुल। आप खुद भी टाइम नहीं है, टाइम लग सकता है, मगर मिलेंगे जरूर, ये पक्की बात है। आप वाकिफ हैं आर्टिस्ट के मसाइल कितने ज्यादा हैं, और कितने सारे फाइनेंशियल, स्पेशली अगर हम साइड पर बात करें, कितने इश्यूज का उनको फेस करना पड़ा है इन दोस्तों से एक और भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो अपनी एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं, आर्टिस्ट उनको भी कर सकते हैं, तो उनको एज ए स्पेशल केस भी हम रेफर करते हैं, और ऐसे केसेस हम यहाँ से भिजवाते भी रहते हैं। अच्छा, और वो कितने अरसे में तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि वो हमें आके या हमारी टीम को आके आर्ट्स काउंसिल में मिले जी। और उसमें कितना अरसा लगेगा? क्या वो जल्दी जो है उनके केस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? एक जो नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का या उसको प्रोसेस करने का, वो तो लगेगा ही, तो तकरीबन महीना भर तो लग ही जाता है। फैसलाबाद से जा रही है, 3-4 जगहों पे घूमती है, तो हर हफ्ते भी अगर एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह में मूव होती है तो वो तकरीबन इतना टाइम लग जाता है, नॉर्मल टाइम लगता है। उसको होल्ड ऑन नहीं करता, इसके पीछे हमें खुद रिपोर्ट करना होती है, तो कोई होल्ड ऑन नहीं करता। हमसे अक्सर पूछा जा रहा होता है कि आपके पास कोई पेंडिंग एप्लीकेशन तो नहीं है, ऐसी मीटिंग चल रही होती है, जूम कॉल चल रही होती है, तो गवर्नमेंट नाउ स्ट्रिक्टली टेकिंग आंसर फ्रॉम अस, हर डिवीजन से ही लेते हैं वो कि पेंडिंग एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं तो नहीं आई है, रजिस्ट्रेशन लॉकडाउन की डेट से पहले हमें सारा कुछ भेजें, तो राइट ट्रैक पे चीजें चल रही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल। आपने उनका जवाब सुना। उनका कहना था कि डिफरेंट छोटे छोटे इश्यूज की वजह से, जहां पर उन्होंने मेंशन किया कि नादरा का आईडी कार्ड में कोई इशू अगर पेश आ जाता है, या फिर उनकी एप्लीकेशन में कहीं पर कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंफ्यूजिंग होती है, उसकी वजह से ये फंड्स जो हैं डिले हुए हैं, या रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने नहीं करवाई थी, इस वजह से भी फंड्स डिले हुए हैं। बट आई डोंट नो कि उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं। हमारे साथ गामा भी जब मौजूद थे, जब हमने बात की, जो कि स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनका कहना था कि फंड्स ज्यादातर आर्टिस्ट को नहीं मिल पाए हैं, और एक साथ 6 महीने के बाद उनको, यानी कि अगर 1 माह में 5,000 मिलने थे, तो 3 माह के पैसे जो हैं उन्हें 6 महीने के बाद एक साथ 15,000 रुपये मिले। बट अगर मैं आज की वक्त की बात करूं तो बहुत ही कम पैसे हैं। 5,000 वैसे ही बड़ा लिमिटेड अमाउंट होता है, और फिर आप 6 महीने इंतजार करवाने के बाद
15,000 रुपए भेज रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं, स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट जितने भी हैं, फैसलाबाद शहर के हवाले से, जहां पर पहले ही ऑडियंस थोड़ी सी लिमिटेड है, इंडस्ट्री भी उस तरह से इतनी बड़ी नहीं है फैसलाबाद शहर की, तो ऑलरेडी उनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कम पैसे जो हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके फंड्स के हवाले से तो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ साथ जो आर्टिस्ट इंटरेस्टेड हैं या उनको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, जाहिद इकबाल साहब की जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए वो करते हुए आप जा सकते हैं आर्ट्स काउंसिल और जाकर अपने केस को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाशिर, आपने भी सुना जाहिद इकबाल साहब की बात भी सुनी, आपने गामा बीए की बात भी सुनी, आपका क्या ओपिनियन है इस सारे सिनेरियो के ऊपर? मैं जिसमें यही बात करूंगा कि मैं बेसिकली फनकारों से जब वो मिलता रहता हूँ, उनके पास उनसे बातचीत होती है, तो वो तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड दिए जा रहे हैं उनको काफ़ी नाकाफी समझते हैं। उसकी बेसिक वजह एक तो ये है कि फंड जो है वो टाइम पर मिलते नहीं है। इसके अलावा जिस तरह आपको मैंने बताया कि कोरोना के दिनों में 2 फंड थे, एक तो कोरोना के दौरान दिया गया वो 15,000 रुपया था और दूसरा ये 5,000 था। इस 5,000 का भी आपने उन्हें जिस तरह भी गामा बता रहे थे कि हमें जो है वो आज से 1 माह पहले जो है वो पिछले जो 6 माह हैं उनके भी आधे मिले हैं, 3 माह के पैसे मिले हैं। तो फिर इनमें जो गुजारा है वो कैसे कर सकते हैं। और जो आर्टिस्ट हैं वो जाहिर बात है उनकी जो अंदर की बात निकल के आ रही है, अगर कोई आपसे दुख बयान करता है तो वो ही बताएगा जब अंदर से वो दुखी है, उसकी जो सिचुएशन है वो क्या होगी। आप खुद सोचें कि एक आर्टिस्ट जो है वो 6 माह से उसको काम नहीं मिल रहा और उसको गवर्नमेंट की जानिब से जो पैसे दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 5,000 रुपया है 1 माह का, जो उसको नॉर्मल फंड से दिए जा रहा है। और 15,000 रुपया जो है कोरोना का वो भी अब बंद हो जाएगा, बल्कि मुमकिन है कि वो बंद हो चुका हो, क्योंकि अब जो कोरोना के बाद जो थिएटर हैं वो खुल चुके हैं। तो 5,000 में 1 माह और बल्कि 6 माह की यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि किसी को भी 6 माह से पहले तो मिले नहीं है, 6 माह के बाद मिले हैं तो वो भी 3 माह के मिले हैं, 3 माह के अभी उसके पेंडिंग है। तो 6 माह के अंदर उसने कैसे खाया, उसने घर का जो निज़ाम है कैसे चलाया, उसका काम तो जो है वो बंद था। तो फिर 15,000 में उसने कैसे गुजारा किया होगा, ये तो वही बता सकते हैं, या गवर्नमेंट हमारी बता सकती है कि उसने अगर आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रही है तो 5,000 में कौन सा उस पर एहसान कर रही है, 5,000 में वो अपना जो घर है वो कैसे चलाएगा। हाशिर, आपने बड़ी सही बात की कि 5,000 में कोई अपना घर कैसे चला सकता है। ये फंड स्टेट क्यों है, इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों नहीं रखेगी, इसके हवाले से आपको कोई आइडिया होगा? इसकी मेरे ख्याल में तो सबसे बेसिक वजह ये है कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करने नहीं चाहती आर्टिस्टों को। और अगर आप किसी को कहें कि मैं आपकी मदद करूंगा 5,000 रुपया, तो उसको आज के दौर में मजाक लगेगा। तो गवर्नमेंट जो मदद करना चाहती है वो ज्यादा भी पैसे दे सकती है, गवर्नमेंट को तो कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट हाँ ये कर सकती है कि एज के हवाले से डिवीजन कर दे कि जो 50 साल से ज्यादा जो काम अब नहीं कर सकता उसको ज्यादा दे दे, जो बंदा काम कर रहा है अभी 25 से 30 साल का है उसकी थोड़ी सी जो पे है या जो उसको फंड देना है वो 5,000 की बजाय उसको यहाँ 5,000 ही देते रहे। जो एक बिल्कुल बूढ़ा होकर घर बैठा है उसको 25 से 30,000 कर दें, ऐसी इस तरह की कोई डिवीजन बनाए ताकि कम से कम जो आर्टिस्ट है उसकी मदद तो होती रहे। अगर एक बिल्कुल। एंड हाशिर, आई थिंक आज के शो में स्पेशली हम बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर पाए, स्पेशली जहां पर फंडिंग की बात है, आर्टिस्ट फंड जिसको कहते हैं, लाजमी तौर पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक हमें दोबारा भी इसके ऊपर हाशिर लाजमी शो करना चाहिए आर्टिस्ट के मसाइल के ऊपर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन के अंदर आ चुकी हूँ। आपको पता है कि मैं हमेशा इस सेगमेंट में एम्फेसिस करती हूँ इस बात पे कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करें। चाहे अपनी रूटीन में से 5 से 10 मिनट निकालें और वॉक करें। अगर आपको वॉक करना पसंद नहीं है, मेडिटेट करें, योगा करें, जो भी करें, लेकिन लाजमी तौर पे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लाजमी तौर पे टाइम देना स्टार्ट करें। अपने मील्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजें करके हम बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। एंड एट द एंड आई थिंक कोरोना में एक चीज जो कि हम सबने सीखी है, एंड दैट्स अ रियलाइजेशन फॉर श्योर, कि आपकी सेहत है तो बाकी सब कुछ है। फिर चाहे आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई भी एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, जो भी चीज़ हैं जो कि आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप टाइम गुजारना चाहते हैं, वेकेशंस पर जाना चाहते हैं, जो भी चीज़ है, अगर आपकी सेहत सही है तो ही आप बाकी सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो जो मर्जी होगा आप उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे, उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इसलिए ज़रूरी है अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी बना के चले, अपने मील्स को बेहतर तरीके से प्लान आउट किया करें, जिसका मतलब है कि कोशिश करें जितना हो सके नेचुरल और हेल्दी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें अपने खानों के अंदर, या कहीं ना कहीं साइड पोर्शन सैलड का ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली बात करूं किसी भी डिश को प्रिपेयर करने की, उसमें कुकिंग ऑयल का इंतखाब बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स में ट्रांस फैट मौजूद होता है जिसकी वजह से आपकी सेहत पर मुस्बत असर होता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी सलवा
के हवाले से सलवा बनाने वालों का ये दावा है कि 0 ग्राम्स ट्रांस फैट कुकिंग ऑयल में मौजूद है। साथ ही साथ अगर मैं सलवा की बात करूं तो सलवा में 100% वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल शामिल है। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं स्पेसिफिकली आपके ओवरऑल डाइजेशन के लिए, ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों को ये भी दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। एंड ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स को डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है टू एनी अदर ऑयल फॉर्म, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितनी नेचुरल और ऑर्गेनिक आपकी चीजें होंगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे, उतना ही आसानी से डाइजेशन पॉसिबल होगा। साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और सलवा बनाने वालों की दावा की ट्रेडिशनल रेसिपी हो या कोई मॉडर्न रेसिपी हो, बड़े आराम से आपकी डिश सलवा के अंदर तैयार की जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने इंग्रेडिएंट्स को हमेशा जो है अच्छी तरह देखकर खरीदा करें। अगर आप कोई भी चीज़ स्टोर पर खरीदते हैं तो देखा करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं इसको बनाने के लिए, और कितनी प्रोसेस्ड जो है ये जो भी चीज़ है फॉर एग्जांपल आप इस्तेमाल करें अपनी रेसिपी के अंदर, अपनी डिश के अंदर, कितनी प्रोसेस्ड है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितनी प्रोसेस्ड कोई चीज़ होती है उतना ही मुश्किल उसको ब्रेक डाउन करना और डाइजेस्ट करना होता है आपकी बॉडी के लिए, और जितनी कोई चीज़ नेचुरल होती है, फ्रेश होती है, ऑर्गेनिक मटीरियल्स के साथ बनाई जाती है, उतनी ही वो आराम से डाइजेस्ट की जा सकती है। बहुत सारे लोग आज की दुनिया में या तो वेजिटेरियन हो जाते हैं पार्शली जस्ट टू मेक श्योर कि वो अच्छी चीज़ें जो है वो कंज्यूम करें, साथ ही साथ या फिर वो ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो उनकी डाइट में शामिल हों वो ऑर्गेनिक हो। और दोनों तरीकों से एक बैलेंस लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इनफ प्रोटीन्स अपने सिस्टम में नहीं ऐड कर पाते हैं और बैलेंस नहीं करते हैं तो ये जो डाइट आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं या वेजिटेरियन जो आप बन रहे होते हैं डाइटिंग के चक्कर में, वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की उसको लाजमी तौर पर पूरा रखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली बात करूं सब कॉन्टिनेंट के लोगों की, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, तो हम चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, ऑफिस में हो, चाहे मुल्क से ही बाहर क्यों ना हो, एक चीज जो कि हमारी सबकी जिंदगियों का हिस्सा है वो चाय है। ऑफकोर्स अगर मैं डेयरी के हवाले से बात करूं तो टॉप क्वालिटी टी लीफ से पत्ती को तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही फाइन होती है। अगर 3 चीजें जो कि किसी भी चाय के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें खुशबू शामिल है, कलर शामिल है, ब्लेंड शामिल है, डेयरी बनाने वालों की दावा तीनों चीजों पे बहुत फोकस किया गया है। साथ ही साथ डेयरी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सैंपल किया जाता है खुद टू मेक श्योर कि उनके कंज्यूमर्स तक जो एंड प्रोडक्ट पहुंचे वो नंबर 1 क्वालिटी का है। साथ ही साथ डेयरी की 2 क्वालिटीज मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है, येलो पैकिंग, जिसमें थोड़ी कम पत्ती मौजूद है, यानी अगर थोड़ी कम पत्ती वाली चाय आप पीना पसंद करते हैं तो आप लाजमी तौर पे एक्सट्रीम क्वालिटी खरीद सकते हैं, जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है। अगर आप थोड़ी तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डेयरी दाने वाले को भी खरीद सकते हैं। एंड ऑफकोर्स ग्रेट वैल्यू पैक भी मौजूद है, और ये तो आई थिंक सबसे मजे की बात होती है, वीकेंड भी है और ग्रोसरी शॉपिंग ज्यादातर लोग वीकेंड पे करना पसंद करते हैं। एंड आई थिंक बचत किसी को भी बुरी नहीं लगती है, बचत सबको इनफैक्ट अच्छी लगती है। और ग्रोसरी शॉपिंग पे जब भी मैं जाती हूँ पर्सनली तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बहुत सारी और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं खरीद लूँ फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट ग्रोसरी शॉपिंग कभी भी सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी पे और जरूरियात की जो चीजें उस पर खत्म नहीं होती है, हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा चीजें शामिल होती हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसे हम हेल्थ की बात करते, फिटनेस की बात करते, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही खास मेहमान जो कि एक्सपर्ट टिप्स आपको देंगे वेट लॉस के हवाले से, बेहतर डाइट के हवाले से। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि फिटनेस और हेल्थ के बारे में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे जब हम वापस आएंगे। स्पेशली अगर हम बात करते हैं आज की लाइफ की तो आई थिंक बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं पहले से। ना तो हमारी डेली रूटीन में उस तरह से फिजिकल एक्टिविटी मौजूद होती है, ना ही तो हम अपने आप को उस तरह से फिजिकली एक्टिव रख पाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। चाहे वो हम वेट गेन के हवाले से बात करें, ओवरऑल जो एक हमारा डाइजेशन हो, चाहे वो हमारी दूसरे फंक्शंस हों, वो बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। ना तो मेंटली हम फिट होते हैं, ना फिजिकली फिट होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर जितना हो सके आप लोग काम करें, और उसके लिए अच्छे टिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिकॉज सर्टन टाइम्स पे हम ऑनलाइन निकाल कर देख तो लेते हैं कि ये डाइट फॉलो कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज रूटीन हम फॉलो कर लेते हैं, बट क्या वो हमारे लिए सही है? क्या उससे हम लोगों जो भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
वॉक आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि लाजमी हमारी रूटीन में ऐड होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्पेसिफिकली आप जो भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, आखिर वो कैसे कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आज हमारा फोकस रहेगा ओबेसिटी के हवाले से, और साथ ही साथ स्पेशली पोस्ट चाइल्ड बर्थ वेट गेन वो किस तरह से हो सकता है और कैसे वेट लॉस की तरफ जाना है, और कितना वक्त एक्चुअली में चाइल्ड बर्थ के बाद रिक्वायर्ड होता है। बिकॉज फौरी तौर पे तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप अगले दिन वेट लूज कर सकते हैं। कुछ वक्त लगता है, कुछ अरसा लगता है, और एक प्लान के साथ चलना बहुत जरूरी है, जहां पर आप अपनी ऑलरेडी वीकेंड बॉडी को और वीक भी ना करें, हार्म भी ना करें, और जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी वेट है आप चाह रहे हैं जिसके ऊपर जाना, वो भी आप लोग कर सके, लेकिन इन अ हेल्दी वे, बगैर एंड आई से दैट ऑल द टाइम, कि अपने आप को बगैर किसी भी तरह से उस पोजीशन में डाले कि जहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट करने लग जाए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे इस हवाले से, और सबसे पहले तो जी नवाज बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ महविश किरण भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज ज्वाइन करने के लिए हमें। महविश, मैं आपके साथ डिस्कशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। जब हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, उसके बाद कितना टाइम यूजुअली मदर्स को लेना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा अब मैं वेट लूज करना चाहती हूँ? हमारे यहाँ सोचा जाता है कि 6 मंथ और 1 ईयर तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इट्स ओके इवन कि अगर सी सेक्शन भी होता है नॉर्मल के अलावा भी, तो उसमें भी 6 to 8 वीक्स के बाद वो अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकती हैं। जैसे कि उसमें सिंपल वो वॉक स्टार्ट कर सकती हैं, वो नॉर्मल हल्की साइकिलिंग कर सकती हैं, और तकरीबन 11 to 12 मंथ के बाद वो अपनी प्रॉपर एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर सकती हैं। उसमें आपकी कोर एक्सरसाइजेज होती हैं, फ्लोर पे लेट की एक्सरसाइजेज होती हैं, और उसके अलावा आपकी मूवमेंट होती हैं, कुछ मूवमेंट जिसकी वजह से आपके मसल जो हैं वो कट डाउन हो जाते हैं, वो दोबारा रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि आप किसी से डिस्कस करके आप उसका कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नवाज, इसी डिस्कशन को अगर हम आगे बढ़ाएं, क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी वर्कआउट्स और एक्सरसाइज को फॉलो किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल होंगे, जिससे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप उस काम को तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो कुछ वर्कआउट्स ऐसे हैं जिसमें आपको हार्म नहीं हो सकता, तो वो आप जिम में जाके प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्टर के थ्रू उन चीज़ों को कर सकते हैं, तो जो आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर होंगे, आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी जो है वो कम होगा उससे, तो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट हो सकता है। महविश, कुछ स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइस की जाती हैं, कुछ सर्टन प्रेगनेंसी इश्यूज अगर हों कि आप या तो प्रेगनेंसी बॉल, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, उसको बोला जाता है कि उसके साथ कोई एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली की जाए, उस हवाले से भी बताएगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान? सबसे पहले वॉक, मैंने जैसे कि आपको बताया, आफ्टर स्टार्ट प्रेगनेंसी 3 मंथ के बाद आप वॉक स्टार्ट कर सकते हो। उससे आपका ये होता है कि आपका एक्स्ट्रा फैट जो होता है, वेट जो आपको चलने में प्रॉब्लम करता है, वो गेन नहीं होता, ठीक है। और दूसरा उसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, बेबी पोज होता है, कुछ योगा पोजेस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ब्लड फ्लो में, और आपका नॉर्मल डिलीवरी में वो बहुत हेल्प करते हैं आपको। उसमें आपका चाइल्ड पोज होता है, उसमें कैट काउ पोज होता है, उसमें आप सीधा लेट के आप अपनी लेग्स को लिफ्ट अप कर सकते हैं, बहुत लाई डाउन, और आहिस्ता से नीचे डाउन आप बैठने की कोशिश करें, उठे, जिसको हम स्क्वाट्स बोलते हैं, लेकिन वो हाई लेवल पे नहीं, आप कोई चीज़ पे बैठ सकते हो, हाई चीज़ पे बैठना और उठना। उससे ये होता है कि आपकी जो पेल्विक बोन जो होती है वो एक्सपेंड होती है और वो हेल्प करती है आपको नॉर्मल डिलीवरी में। तो उसके बाद जो है मतलब ये बहुत हेल्प होता है। तो उसके बाद आप वॉक अपनी स्टार्ट रखें बहुत ज़्यादा इन द एंड, तो कभी भी वो आपको मसला नहीं होता है, इवन कि वो आपको सी सेक्शन होने से बचा लेता है। सही, ओके। एंड स्पेशली अगर हम डाइट के हवाले से बात करें नवाज, कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान ही ज़्यादा वेट गेन होता है, और यूजुअली वो ऐसे नहीं होता कि वो होना चाहिए। सो इट्स नॉट समथिंग जो कि प्रेगनेंसी का पार्ट होता है, बट उस पर डाइट क्योंकि हम बिल्कुल अपनी तबाह कर देते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, इस वजह से हो जाता है। क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? फॉरेन कंट्री में तो ये कंसेप्ट नहीं है, तो हमारे ये कल्चर है कि इस टाइम में देसी चीज़ें ज़्यादा खिलाई जाए, घी खिलाया जाए, दूध खिलाया जाए, गोश्त खिलाया जाए, इतनी तरी डाल के, जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू होता है। और मना किया जाता है कोई काम नहीं करना, रेस्ट पे रहना है, तो बैठने की वजह से, खाते रहना, एक्स्ट्रा खाने की वजह से।
तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको खिलाते रहना खामखा ज़रूरत है या नहीं है, डॉक्टर ने कुछ रिकमेंड किया है, आप कुछ और तरीके से ट्रीट करें, जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है। और इतनी देर बैठ बैठ के फिर जो ख़वातीन होती हैं उनको आदत हो जाती है बैठने की, तो बाद में वर्कआउट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको चाहिए कि आप वर्कआउट वगैरह करते कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपके लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेस ना आए, उसको सेफ रह के आप कर सकते हैं। लाइक कोई बेंच रख लें, उस पर सिटअप्स कर सकती हैं, नॉर्मल वॉक कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं, कुछ ऐसे वर्कआउट्स जिसमें आपकी अपर बॉडी यूज़ हो रही है या लोअर बॉडी यूज़ हो रही है, सेंटर का पोर्शन जो वो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो आप कर सकती हैं। पेट की एक्सरसाइजेज ना करें, बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें, अपने कोर को स्ट्रेंथ के लिए कुछ लाइट वेट एक्सरसाइज आप कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। अब उसमें फिर आप मेडिकेशन आपकी क्या चल रही है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कुछ लोगों की जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, उनको इशू कोई नहीं होता, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको रूरल एरियाज़ में है, ख़वातीन खेतों में काम कर रही हैं और नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रही हैं, तो सारा कुछ चलता है। हमारे यहाँ पे आप देखें, एक तो पहले बच्चियों की डाइट बिल्कुल ऐसी होती है, चिप्स पे जिंदा है या कोल्ड ड्रिंक्स पे जिंदा है, तो उसके बाद फिर जब इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, फिर डॉक्टर ही रह जाता है, ड्रिप्स रह जाती हैं, मेडिसिन रह जाती हैं, ऑपरेशन रह जाता है। तो पहले ही अगर आप प्रॉपर तरीके से चलें, डाइट लेके चलें अच्छे से, आपकी बॉडी में एनर्जी हो, तो आपको इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उसमें। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ महविश अगर आप भी थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, अगर हम ओवरऑल देखें तो हेयर फॉल भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ज़रूर बताइएगा क्या फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं? क्या एक्सरसाइज का ना करना वेट गेन भी रिलेटेड होता है इससे? नहीं, इससे रिलेटेड होती है आपकी डाइट। जैसे कि सर ने बताया कि उस टाइम पे आपके मूड स्विंग्स कर रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी का खाते हो, लेकिन कोशिश करें उसमें अपने न्यूट्रिशन आप पूरे लें। जब आप अपने न्यूट्रिशन पूरे लेते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ना तो आपको नीज का कोई मसला होता है, ना आपको हेयर फॉल का कोई भी मसला होता है। कोशिश करें नेचुरल डाइट लें, नेचुरल डाइट में अच्छे वाली डाइट लें, उसमें भी ये नहीं है बहुत ज़्यादा उसको पका पका के खाने को वो आपने खाना है। आप कोशिश करें नेचुरल और कच्ची सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, नॉट फ्रूट जूसेस जो हैं वो फिर जाके न्यूट्रिशन जो को हाफ कर देते हैं। इससे बेहतर है कि आप दांतों से खाना शुरू करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और दूध का आप 1-2 पोर्शन रखें उसमें लाजमी, क्योंकि दूध बहुत हेल्प करता है आपको उसमें, आपको स्ट्रॉन्ग करने में, आपके बालों को अच्छा करने में। तो ऐसा कभी भी नहीं होता मेरे नहीं ख्याल में, अगर आप न्यूट्रिशन पूरे लेते हो तो आपको कोई ऐसे मसले हो सकते हैं। नवाज, देन अगेन अगर हम अपनी देखें हमारे यहाँ जिस तरह की सूरत हाल बन जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान कि अगले 5-5, 10-10 साल भी वो लूज नहीं हो रहा। तो मेंटली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप मोटे हो चुके हैं, अब आपकी वापसी नहीं हो सकती। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। तो कई ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके साथ, कई ऐसी जर्नी हैं लोगों की कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन से कम किया, क्योंकि आप करना चाहते हैं। तो थोड़ा मुश्किल काम है, खाना पीना आसान है, वेट गेन करना आसान है, कम करना ज़रा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है। जिस बॉडी से आपने काम करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करनी, तो उसका भी आप पे हक है। अगर आप अपने लिए पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो आपको हेल्दी रहने का हक ही नहीं है कोई। फिर आप उसी ओबेसिटी की जाने में जाएंगे। जैसे अभी आपने बालों की बात की, तो वो विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उससे आपकी जो बोन्स हैं वो भी वीक होंगी, पेन्स रहेंगे आपके जॉइंट्स में, और आपका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। मोस्टली हर मेडिकल रिपोर्ट है फैसलाबाद की, हर 7वें बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है यहाँ पे, यहाँ पानी की वजह से, जो एटमॉस्फेयर है, डाइट की वजह से। तो विटामिन डी का टेस्ट अपना करवाएं, उसकी जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करें, तो आपका हेयर फॉल जो है उसे कंट्रोल हो सकता है। हम अगर एक्सरसाइजेस के हवाले से हम लोग बात करें, हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फिर बात की, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए और एक्सरसाइज किस तरह की, कार्डियो से स्टार्ट करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? हर बंदे का जो मेडिकल हिस्ट्री है वो डिफरेंट होगी। अब कुछ लोग हैं, कुछ खवातीन हैं जिनका रिकवरी रेट बहुत स्लो होता है। लाइक अगर ऑपरेट हो गया, कट लग गया, तो 2-2 महीने वो ही नहीं ठीक होना, या 2-2 साल वो जो ऑपरेशन के उनके स्टिचेज हैं वो नहीं ठीक होते। तो उस हिसाब से फिर आपको अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन, जो आपका हेल्थ कंसल्टेंट है, उससे पूछ के करना चाहिए। तो जारी बात है, आपको स्टार्ट लाइट वेट से, कार्डियो से, स्लो मूवमेंट्स के साथ करना चाहिए, और ग्रेजुअली डे बाय डे अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपने स्टेमिना को बिल्डअप करते हुए अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं। तो आप नॉर्मल जब कंडीशन में आ जाते हैं तो फिर आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं उसकी।
महविश, अगर हम इंटेंसिटी जिस तरह से नवाज ने भी मेंशन किया बढ़ाकर वर्कआउट्स की बात करें, क्या माइंड में होगा स्टार्ट ऑफ अगर आप योगा से फॉर एग्जांपल करते हैं और जितनी देर आपका वुंड जो है इन केस अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी की गई है हील नहीं होता, उस दौरानी में क्या एक्सरसाइजेस? देखिए, जब फर्स्ट आपका सी सेक्शन होता है ना, तो आपका सेकंड और थर्ड जरूरी नहीं है वो ना हो। अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम ही आप स्टार्ट कर लेते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप उससे बच के जाते हो। और कई दफा ऐसा होता है लेडीज का फर्स्ट और टू में वो ठीक होती है, लेकिन थर्ड में जैसे सर ने बताया कि ऑल टाइम आपकी मेडिकल हिस्ट्री सेम नहीं रहती है। फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में आप ठीक होते हो, उसके बाद फिर आपका बहुत ज्यादा बॉडी वीक हो जाती है। तो उससे ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपका इंटरनली जो है वो ठीक हो चुका है, मसला हील हो चुका है, देन फिर आप एक्सरसाइज को स्लो ग्रेजुअली आप तकरीबन इसको आफ्टर 6 और 8 मंथ के बाद आप बहुत अच्छे और नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हो। लेकिन करना पड़ना है, उसमें अपने वर्कआउट में कंसिस्टेंसी रखनी पड़नी है। ये नहीं कि आपने थोड़ी देर कर लिया छोड़ दिया, फिर वो आपका वो रूटीन नहीं रहती है। अगर आप एक रूटीन से चलते हो तो विद इन 4 मंथ के अंदर आप अपना वेट रिड्यूस कर लेते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है बहुत सारे लोग इस तरह से, एंड आई थिंक हम सब गिल्टी हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट इस चीज के कि हम थोड़े लेजी हो जाते हैं हमेशा। लेजी जो एक हमारी रूटीन में हो ही जाते हैं, सारे हो जाते हैं, क्या एक्सरसाइजेस उस वक्त में आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करें कि आपने वर्कआउट करना, दिल नहीं आपका करेगा तो खुद को पुश करें, मोटिवेशन लें। उसके लिए आप मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं। ट्रेनर का काम ही आपको मोटिवेट करना है, लेके चलना, गाइड करना। क्योंकि जो बंदा जिम में आता है उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। वो इक्विपमेंट्स हैं जिन पे आप वेट गेन करते हैं, मसल साइज गेन करते हैं, वो इक्विपमेंट हैं जिन पे आप अपना वेट लॉस करते हैं। तो उसने आपको बताना है किस तरह लेके चलें। हर बंदे का जो तबीयत है ना वो नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है, कुछ सिर्फ कार्डियो करने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टीम स्वाना लेके चले जाते हैं, कुछ गप्पे मार के चले जाते हैं। तो हर तरह की कैटेगरी है। तो कुछ लोग सिर्फ ट्रेनर इसलिए हायर करते हैं कि वो उसके साथ अपनी सारे दिन की डिस्कशन, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करके, उन्हें कोई बंदा नहीं दुनिया में मिलता तो वो चले जाते हैं। तो ट्रेनर को देखना चाहिए कि ये बंदा किस तरह का है, इसको किस तरह लेके चलना है। तो ट्रेनर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है, क्योंकि हर बंदे की जो बर्दाश्त है या उसका इंटरेस्ट है डिफरेंट है। तो आपने उसको लेके चलना है कि वो भागे भी ना, क्योंकि एक मुश्किल काम है, तकलीफ देने वाला काम है खुद को। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप मसल ब्रेक डाउन करते हैं, अपने फाशिया को ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपने उसको लेके चलना है लाइट मूड में, कभी रेस्ट दे दिया, कभी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा दी, ऑफ कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेके चलने। उसे 3-4 दिन स्टार्ट में शुरू कराएं वीक में। लाइट भी ये नहीं कि एक दिन में उसका आपने कम कर देना। अगर उसने 30-35 साल में वेट गेन किया है तो 30-35 मिनट में कम तो नहीं होगा। 35 साल नहीं, महीने नहीं, हफ्ते नहीं, कम से कम उसको 35 दिन दें, वो ज़रा यूज टू हो। उसके बाद उसको लेके चलेंगे। जब उसका अब देखना है उसने हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद कि उसका 2-4 किलो वेट लॉस हो गया, तो उसका भी एक इंटरेस्ट डेवलप होना है, मोटिवेट होगा, वो खुद आएगा फिर आपको। तो उस तरीके से लेके चलें तो हो जाएगा। मैं फिर सेम थिंग, लेकिन स्पेशली जब आप लेजी हो रहे होते हैं या आप एक आई थिंक वी ऑल आर गिल्टी ऑफ दैट कि हम किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत लेजी हो जाते हैं। डाइट को किस तरह से रखा जा सकता है कि ना वेट गेन हो उस पीरियड में बहुत ज्यादा, और आप अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ता है, कोई छुट्टियां हैं, आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं? उसमें ये है कि आप अपनी डाइट को वो बैलेंस डाइट लेके चलें जो आप ड्यूरिंग वर्कआउट तो आप उसको कर ही रहे हो, उसके बाद भी आप उसी को करो, तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होता। इवन कि अगर आप 1 से 2 महीने छोड़ के भी दोबारा जिम आते हैं तो आपका वेट स्टिल स्टक होता है। हमारे पास बहुत सी ऐसी लेडीज आती हैं जो उनको अगर हमने जो डाइट प्लान बताया होता है उसी को फॉलो अप करती हैं, और वो अगर वो उतनी देर बाद भी है, इवन कि वो 1 और 2 kg रिड्यूस करके आती हैं उसी डाइट को बैलेंस रखते हुए। तो वो डाइट जो होती है वो आपके अकॉर्डिंग होती है, वो हर बंदे की सेम नहीं होती, डिफरेंट की होती है। क्योंकि जब हमारे पास कोई आता है फर्स्ट टाइम, हम पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। दे हैव बैक प्रॉब्लम, उसको कोई हार्ट का मसला तो नहीं है, उसको आर्थराइटिस तो नहीं है, उसको अस्थमा का तो मसला नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर उनको डाइट प्लान बना के देते हैं ताकि वो उनका मसला ठीक भी हो जाए। क्योंकि जिम में सिर्फ लोग वेट रिड्यूस और गेन करने नहीं आते हैं, अपने मेडिकल इश्यूज को भी रिजॉल्व करने आते हैं। जैसे कि शाटिका लेडीज में बहुत ज्यादा है, वो इसी वजह से है, जब उनका वेट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बैठने की वजह से वो चल फिर नहीं सकती हैं। जब वो चलती फिरती नहीं है तो उनकी जो वेन जो है वो दब जाती है। दब जाने की वजह से शाटिका होती है, जिससे एक लेग आपकी लोअर बैक से स्टार्ट होता है, वो आपकी टो तक जाती है, ठीक है, और उससे चलने में मसला होता है। वो जब आप जिम आते हो तो आपकी एक तो डाइट अच्छी होती है, दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो वो ठीक हो जाती है। हमारे पास बहुत से ऐसी क्लाइंट आई हैं जो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उनको याद भी नहीं है कि उनको शाटिका थी। तो यानी कि बेहतर हो जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ठीक होते हैं जब आप जिम में आते हो। पहले हम सबसे पहले उनसे वो पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान बनाते हैं, उनको एक्सरसाइज, इवन कि उन्होंने अगर नहीं भी आना
तब भी उनको बताते हैं कि आप ये कर लीजिएगा, आप अपने रूम में ये एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, अपने रूम में वॉक कर सकती हैं, आप एक साइकिल रख लें, उसके साथ आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकती हैं। हम आजकल आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज के जोड़ों का दर्द जो बहुत सारे लोगों को होता है, और आई थिंक एनीबडी हुज पास द एज ऑफ 30 और समटाइम्स इवन यंगर ये इशू फेस कर रहे हैं आज कल के वक्त में। क्यों होता है और किस तरह के वर्कआउट से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इसमें बेसिक चीज़ जो आपकी डाइट है, मोस्टली आपने देखा होगा अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि जो लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जंक फूड, ऑयली फूड, वो जैसे अभी आपने बात की लेज़ी की, तो वो लेज़ी रहते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में आपको बहुत टाइम लगता है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो स्लो कर देता है, वो फैट होती है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होना है, आपका ब्लड फ्लो स्लो होना है, तो आपने स्लो रहना है। और दूसरी रिसर्च एक तरफ की गई, 100 लोगों के ग्रुप बनाए गए दो, कुछ को फास्ट फूड दिया गया, कुछ को लीन डाइट दी गई। तो जो लोग लीन डाइट पे थे, प्रॉपर डाइट पे थे, वो लोग बहुत एक्टिव थे, उनमें सुस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उनमें फैट का लेवल उतना, जब आप कहते हैं लीन डाइट, तो क्या उसका मतलब है? लीन डाइट आपकी वो डाइट है जिसमें आपका पोर्शन प्रोटीन का लीन प्रोटीन। अब जितने रेड मीट्स हैं, बकरा है, गाय है, भैंस का गोश्त है, ये सारे फैट वाले होते हैं। ठीक तो है, लीन मीट जितनी वाइट प्रोटीन है, चिकन ब्रेस्ट है, फिश है, एग वाइट्स हैं, ये लीन प्रोटीन में आती हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके दो तरह के, कुछ कंपाउंड कार्ब्स हैं, कुछ कम्प्लेक्स कार्ब्स। लेकिन इससे पहले कि आई थिंक ये बहुत अच्छी एडवाइस होगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेट लूज करना चाह रहे हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये रिवील करेंगे ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मच जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली फिटनेस के हवाले से बात करते हैं। हमने कोशिश की बात करने की स्पेशली पोस्ट चाइल्ड बर्थ वेट लॉस एंड वेट गेन इश्यूज के हवाले से, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमेशा कहीं ना कहीं पे लैक हो जाता है, जिसकी वजह से इश्यूज पेश आते हैं। तो हमने कोशिश की कि उस हवाले से लाजमी बात करें और आपको गाइडेंस, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स प्रोवाइड कर सकें, जिससे बेहतर तरीके से आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। लेकिन अब हम क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और भी डिफरेंट इश्यूज के बारे में बात कर पाए, तो अपने थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हुए, स्पेशली अगर हम ओवरऑल अपनी हेल्थ के हवाले से बात करें, डिफरेंट इश्यूज जो कि में आते हैं, और जोड़ों के दर्द के हवाले से आई थिंक एक बड़ा प्रोमिनेंट इशू है और बड़ा परसिस्टेंट इशू है, जो कि आजकल तो 25+ लोगों में भी हमें नजर आता है। हम प्रोटीन्स के हवाले से बात कर रहे थे, अपनी ओवरऑल डाइट को बेहतर करने के हवाले से बात करते हैं। आपने बताया कि लीन प्रोटीन्स में, इफ आई एम करेक्ट, चिकन ब्रेस्ट, नॉट लेग्स। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट, साथ ही एग वाइट्स, और क्या क्या चीजें हैं जो कि स्पेशली लीन फिश। और अगर आपने मटन या बीफ लेना है तो उसमें फिर ग्राउंड बीफ जो होता है, सेंटर का पोर्शन होता है, वो ज़रा लीन होता है। प्रोटीन जितनी भी हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं दुनिया में, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं। जितनी भी फैट्स हैं दुनिया में, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं। तो आपने ये देखना है कि कितनी कैलोरीज आप ले रही हैं। अब चिकन 1000 ग्राम 1 kg आप अगर लेते हैं तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 250 ग्राम प्रोटीन आपको अवेलेबल है। इसी तरह फ़िश में 240 से 280 ग्राम तक फ़िश की कैटेगरी डिसाइड करती हैं। इसी तरह मटन जो स्टेक्स हैं उनमें 230 ग्राम तक प्रोटीन आपको अवेलेबल है, और इसी तरह बीफ में 270 ग्राम तक कुछ पोर्शन है उसके आपको अवेलेबल है। और बीफ में आपको प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मिलता है, साल्ट भी मिलता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं। पर अगर आप चिकन और फिश की तरफ आते हैं, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं चिकन ब्रेस्ट लें या फिर फिश की तरफ आएँ, या दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करें। लेग्स इसलिए नहीं लेते कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और उसका कलर रेड होता है, उस पर फैट पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप एग्स की बात करते हैं, अगर आप एक होल एग लेते हैं तो तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन, 5.5 से 6 ग्राम उसके साइज पे। कुछ अंडे आपके 50 ग्राम के आते हैं, कुछ 60 से 70 ग्राम तक आता है। तो अगर आप सिर्फ एग वाइट्स लेते हैं तकरीबन 3.5 से 4 ग्राम प्रोटीन आपको उसमें अवेलेबल है, और वो पूरी आपको डाइजेस्ट नहीं होती। डिपेंड करता है आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन क्या है। उसमें जो योक आ जाती है वो कोलेस्ट्रॉल है, फॉर श्योर गुड कोलेस्ट्रॉल है। पर अगर आपको हार्ट का इशू है तो फिर आप थोड़ा उससे अवॉइड करें, वो आपकी हार्ट की हेल्थ को जो है
वो इफ़ेक्ट कर सकता है। पर अगर आप यंगस्टर हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, तो आप 1 से 2 अंडे डेली ले सकते हैं अपनी कैलोरीज काउंट को चेक करते हो। ये नहीं कि आप इधर से फैट ले रहे हैं, उधर ऑयल भी ऐड कर रहे हैं, नट्स भी ऐड कर रहे हैं, तो वो फिर फैट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब यूजुअली लोग देखा गया कि जब वेट लॉस करते हैं या वेट गेन करते हैं, ऑफ सीजन में होते हैं, तो फैट को बिल्कुल वो जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि यार इससे ना हमने मोटे हो जाना है। तो ये एक गलत चीज़ है। तीनों चीज़ें आपकी बॉडी में होनी चाहिए। आपके लिए बेसिक जो सोर्स ऑफ एनर्जी अल्लाह मियाँ ने बनाया है, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं। तीनों चीज़ें होंगी। आपकी जो स्किन है ये फैट पे बेस करती है। अगर इसमें फैट खत्म हो जाए तो आपकी स्किन जो है वो खराब होना है। ठीक है, आपके बाल खराब होंगे, नेल्स खराब होंगे, जॉइंट्स जो भी आपने बात की। तो मोस्टली क्या होता है कि लड़के जो हैं यंग एज में वो 6 पैक के चक्कर में, श्रेड होने के चक्कर में फैट लंबे अरसे तक इग्नोर कर देते। तो क्या होता है, जो जॉइंट्स के आपके लिगामेंट्स में, इनमें लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है। तो वो कहाँ से बनती है? जो फैट्स आप लेते हैं उसी से बॉडी जनरेट करके इनको लुब्रेट करती है, जिसमें आपकी जो आप मूवमेंट करते हैं तो रब नहीं होता। ठीक है, तो जब वो लुब्रिकेशन खत्म होती है तो स्टिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसके बाद। तो आपको एक बैलेंस डाइट को लेकर चलना पड़े। कुछ लोग आते हैं कि जनाब हमारा कंपटीशन है या हमारा टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, तो इतना वेट कम करना है, 1 दिन में 2 दिन में 2 kg 4 kg, हफ्ते में 5 kg, वो हो जाता है। उसका भी तरीका है, पर वो एक अनहेल्दी वे है। उसके बाद आपका वेट बाउंस बैक भी कर सकता है। कुछ ऐसे मेथड्स हैं, डाइट आप इतनी डेफिशिएंसी एकदम कर दें क्योंकि वो सिर्फ आपने एक दफ़ा करना है। अगर उसे रूटीन में करेंगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। उससे बेहतर ये है कि आप एक बैलेंस और हेल्दी डाइट की तरफ जाएँ। वो आप 4 kg एक हफ्ते में गिराने की बजाय महीने में 4 kg गिराएं, तो आप आसान भी होगा आपके लिए और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, बाउंस बैक। महविश, फैट्स के हवाले से अगर बात करें, जैसे कि नवाज ने मेंशन किया, बहुत ज़रूरी होते हैं आपके डाइट में। क्या हेल्दी फैट्स हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में खा सकते हैं? डेफिनेटली एक होते हैं सैचुरेटेड फैट, वो उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब लेने नहीं चाहिए, लेकिन उसका पोर्शन जो 8% होना चाहिए आपकी डाइट में। लेकिन उसी से रिलेटेड अगर आप पोलियन सैचुरेटेड या मोनियन सैचुरेटेड आप लेते हो, उसमें फैट वो आपका तकरीबन 25% आपकी डाइट में होना चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहेंगे। सैचुरेटेड फैट इसलिए कम लेना चाहिए उन लोगों के लिए मसला बन सकता है जिनको स्टमक इशू है या जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट में बहुत ज़्यादा वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ज़्यादा उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से उससे ये का हार्ट का मसला आपको मजीद बढ़ सकता है। इसी से अलग होकर अगर आप पोलियन सैचुरेटेड लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। जैसे सर ने बताया कि वाइट चिकन और फिश वगैरह, इसमें ये पोलियन सैचुरेटेड बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। उसको आप 25% अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करते हो तो एक तो वो लिगामेंट जो है वो आपका बोन टू बोन जिसने आपको अटैच किया होता है, वो आपकी रगड़ नहीं खाने देता है आपकी बोन को आपस में, वो आपका एज इट वो रिप्रोड्यूस होता रहता है जब आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड रखते हो। दूसरा आपका टेंडन जो है उसमें बोन को मसल से जोड़ा होता है, वो भी आपका अलग नहीं होता है। जैसे कि वो अलग होता है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। कई लोग जो है वो सिर्फ डाइट करके उसको वेट को रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी स्किन जो है वो मसल छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो लटकना शुरू हो जाती है। इसलिए उसके साथ आप एक्सरसाइज को रखें। उसमें एक्सरसाइजेज ये होंगी आपके बोन के मसल्स को, बोन को आर्थराइटिस मसला जिसको आप कह रहे हैं जॉइंट पेन, उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, मूवमेंट ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर हम स्पेशली बात करें अपने ओवरऑल वेट को मेंटेन करने के लिए, क्या चीज़ें हैं जो कि फैट्स की हमने बात की जो कि एक हेल्दी मिकदार में होनी चाहिए, लीन प्रोटीन्स के हवाले से हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया, और क्या चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? कार्ब्स जैसे प्रोटीन और फैट की बात करी, फैट्स में आपके नट्स भी आ जाते हैं, गुड फैट्स में। अगर आपने कुकिंग करनी है तो उसका बहुत अच्छा सोर्स आपका जो ऑलिव ऑयल है कुकिंग के लिए, वो बहुत अच्छा है। एक ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन आता है तो आप रॉ फॉर्म में सैलड के ऊपर भी डाल के या वैसे भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए वो वाहद ऑयल है जो आपकी बॉडी में जाके फैट प्रोड्यूस नहीं करता, फैट में कन्वर्ट नहीं होता, ये रिसर्च है। ठीक है, उसके बाद नट्स आप ले सकते हैं मुनासिब क्वांटिटी में। ये नहीं कि बैठे हैं तो घर वाले बैठे हैं तो किलो किलो काजू पीनट्स जा रही हैं, साथ जाए जा रही। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें जो मिलता है हम लोग खा लेते हैं। हम खाना जो है भूख से नहीं खाते, टाइम से खाते हैं। ये तो बैठे हैं, टाइम हो गया है, अभी खाया चाहे खा लें, सारे खा रहे हैं, आज आप भी थोड़ा खा लो।
तो वो चलता रहता है, जिससे क्या है कि आप कैलोरीज की एक्स्ट्रा इनटेक जो अपनी बॉडी में कर लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द फैट आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अगर अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लेके जाएं, कि जनरल साहब को डाइट प्लान बता देता हूँ, वेट लॉस करने के लिए किसी भी बंदे का हो सकता है। सबसे बेसिक चीज़ जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी जो 7-8 घंटे आप सोए हैं तो वो कैटाबोलिज्म फॉर्म पे है, तो उस टाइम डेफिशिएंसी है बॉडी में, जो चीज़ आप लेंगे वो सडन क्विक करेगी आपको। तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो वार्म वाटर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, स्किन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आप उसके साथ कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐड कर लेते हैं तो वो उसको डुप्लीकेट कर देता है। लाइक आप उसमें एक चुटकी या हाफ टी स्पून ज़ीरा ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कलवंजी ले सकते हैं, आप अजवाइन ले सकते हैं, अदरक थोड़ा ले सकते हैं। पर ये चीज़ें नहीं कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको एलर्जी तो नहीं, इससे कोई इशू तो नहीं, आप वो 1 गिलास पानी के साथ पी लें, उसके लिए 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें, तो उसमें आप एग पूरा ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क का साथ गिलास सकते हैं, स्किम्ड मिल्क बाज़ार से भी अवेलेबल है, आप घर में भी खुद बना सकते हैं कि आप दूध है उसको एक दफ़ा बॉयल करें, ऊपर से बलाई उतार लें, ठंडा करें, दोबारा बॉयल करें, दूसरी दफ़ा पहले से कम बलाई आएगी, तो तीसरी दफ़ा बिल्कुल ना होने के बराबर है कि वो फैट फ्री मिल्क होगा, वो प्योर प्रोटीन होगी, उसमें फैट्स की क्वांटिटी जो नहीं होगी, कैल्शियम। आपने बहुत ही अच्छा ट्रिक जो है वो बताया, बिकॉज कई दफा मार्केट से स्किम्ड मिल्क मिलना मुश्किल होता है, कॉस्टली है या मिलना मुश्किल होता है, मिल जाए तो उसकी क्वालिटी कई दफा आप श्योर नहीं होते कि कितना पुराना पड़ा होता है, बिकॉज डिमांड उस तरह से यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये बड़ा आपने ट्रिक जो है सारे ऑडियंस के लिए बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड डेफिनेटली अपनी हेल्थ को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं। बाकी सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो जिंदगी को आप उस तरह से नहीं गुजार पाएंगे जैसे आप गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपकी बहुत लंबी सी जिंदगी हो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत आपको खुशियां जो है वो देखने को मिले, इसलिए अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।